गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलिए बेटा, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमें चैप्टर नंबर 4 का सेकंड पार्ट करना है। एक पार्ट के अंदर आपकी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज है और दूसरे पार्ट के अंदर आपकी बहुत सारी मैट्रिक्सीज है ना बेटा। ये जो डिफरेंट मैट्रिक्सीज है, इनसे अपने को बहुत सारे कंसेप्ट सीखने हैं। सबसे पहली मैट्रिक्स अपनी कौन सी है? बीसीजी। कौन सा कंसल्टिंग ग्रुप? बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है ना बेटा। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की जो मैट्रिक्स है, इसी से बहुत सारे टीचर्स एसएम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि काफी फनी मैट्रिक्स है ना बेटा। और इसके अंदर बेटा 4 मेटाफोर्स यूज हो रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला कौन सा है? स्टार। दूसरा वाइल्ड कैट, क्वेश्चन मार्क, प्रॉब्लम चिल्ड्रन। 3 नाम है इसके बेटा। इसको क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं, इसको वाइल्ड कैट भी बोलते हैं, इसको प्रॉब्लम चिल्ड्रन भी बोलते हैं ना बेटा। ये कैश काउ है और वो डॉग्स है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर इन्होंने दिया है मार्केट शेयर, हाई मार्केट शेयर, लो मार्केट शेयर। और इन्होंने जो वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस है, उसके ऊपर इन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया है? मार्केट ग्रोथ रेट। ना बेटा, मार्केट ग्रोथ रेट क्या होती है? इंटरनल, एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। मार्केट में जो हो रहा है वो लार्जली एक्सटर्नल और अनकंट्रोलेबल है फॉर अ फर्म, ना बेटा। लेकिन हमारा मार्केट शेयर हमारी बिजनेस स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारी बिजनेस स्ट्रेंथ को। जैसे यहाँ पे हमारी बिजनेस स्ट्रेंथ अच्छी है, यहाँ पे हमारी बिजनेस स्ट्रेंथ वीक है ना बेटा। तो हमारी जो बिजनेस स्ट्रेंथ है उसका रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे हमारा मार्केट शेयर है। हाई मार्केट शेयर रिप्रेजेंट हाई स्ट्रेंथ, लो मार्केट शेयर रिप्रेजेंट योर लो स्ट्रेंथ, है ना बेटा। मार्केट ग्रोथ रेट अगर बढ़िया है और आपका मार्केट शेयर भी बहुत शानदार है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कैटेगराइज करेंगे? स्टार प्रोडक्ट। और इसमें हम प्रोडक्ट के अलावा आपकी सब्सिडरीज को, आपकी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स को भी ले सकते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये उन बिजनेसमैन के लिए अच्छे जो कॉन्ग्लोमेरेट्स है। कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब जिनके मल्टीपल बिजनेस है, मल्टीपल टेरिटरीज में है ना बेटा। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल बिजनेस इन द मल्टीपल मार्केट वाली के लिए बेटा अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज करने से उसको हेल्प मिलेगी क्या करने में, कि कहां पे मैं इन्वेस्ट करूं, कहां से मैं डाइवेस्ट करूं। अब यहां पे हमें क्या करना है बेटा? इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि दिस रिप्रेजेंट बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर योर एक्सपेंशन। स्टार के अंदर आपका मार्केट शेयर हाई है, ऊपर से इसके अंदर ग्रोथ रेट भी फ्यूचर में बहुत बढ़िया रहने वाली है। तो ये आपके लिए बिल्कुल आइडियल प्लेस है, जहां पे आपको जम के इन्वेस्टमेंट और जम के एफर्ट्स लगाने चाहिए, ना बेटा। क्योंकि एक तो आप नंबर 1 हो यहाँ पर, आपका मार्केट शेयर हाईएस्ट है यहाँ पर, ना बेटा। दूसरा क्या है? मार्केट में फ्यूचर में बहुत जम के ग्रोथ होनी है, तो आपको किसी भी हाल में अपनी नंबर 1 पोजीशन को खोना नहीं है, क्योंकि फ्यूचर बड़ा ब्राइट है यहाँ पर, है ना बेटा। लेकिन ध्यान रखना, लॉन्ग रन में स्टार किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कैश काउ। कैश काउ में आपका मार्केट शेयर तो हाई होता है, बट मार्केट के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल नहीं रहता। मार्केट के अंदर फ्यूचर ब्राइट नहीं रहता, ब्लिक पोजीशन में आ जाता है और ब्लर पोजीशन हो जाती है कि फ्यूचर कैसा रहने वाला है, फ्यूचर में अंधेरा आने वाला है ना बेटा। तो इसलिए कैश काउ में हम क्या करते हैं? बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेंशन ना बोल के क्या करते हैं? यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैश जनरेट करते हैं। क्या करते हैं? इसको इग्नोर करके लॉन्ग टर्म इफेक्ट को, ना बेटा। तो कैश काउ वाला जो प्रोडक्ट है वो स्टार में कन्वर्ट तो होने से रहा, वो आगे जाके किस में कन्वर्ट होना है? डॉग। इसलिए हम कैश काउ से जितना कैश जनरेट कर पाए उतना अच्छा, है ना बेटा। तो यहाँ पे हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? जनरेटिंग शॉर्ट टर्म कैश। किसको इग्नोर करके? लॉन्ग टर्म इफेक्ट, क्योंकि लॉन्ग टर्म तो डॉग में कन्वर्ट होकर डाइवेस्टमेंट में ही जाना है ना बेटा। इसलिए इसके लिए स्ट्रेटेजी कौन सी बढ़िया है? हार्वेस्ट। हार्वेस्ट स्ट्रेटेजी का मतलब यही होता है कि आपको शॉर्ट टर्म कैश जनरेट करने हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑन योर गुडविल, योर सेल्स एक्सेट्रा, है ना बेटा। तो कैश काउ जो है बेटा, उसके अंदर हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है कि जितना चला सकते हैं उतना चला लो, है ना बेटा। और जितना कैश जनरेट कर सकते हैं कर लो। बहुत जल्दी नहीं करनी लेकिन आपको कैश काउ को बेचने की। अभी यहां से सिर्फ हमें कैश जनरेट करना है और उसको अदर बिजनेसेस में लगाना है, लेकिन यहां से अभी हमें कंप्लीटली वाइंड अप नहीं करना और यहां से कैपिटल आपको अभी विड्रॉ नहीं करनी। जब आप कैपिटल विड्रॉ करोगे तो उस मैट्रिक्स पार्ट को हम क्या बोलेंगे? डॉग प्रोडक्ट्स, है ना बेटा। ये डॉग्स रिप्रेजेंट करते हैं लो मार्केट शेयर और साथ में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। क्योंकि मार्केट ग्रोथ रेट भी लो है और मार्केट में आपका शेयर भी लो है, फ्यूचर बेकार है, तो फिर एफर्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम स्ट्रेटेजी कौन सी यूज करेंगे डॉग्स में? डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट का मतलब होता है कि या तो आप पोर्शन ऑफ बिजनेस बेच दो या कंप्लीट बिजनेस ही बेच दो।
कंप्लीट बिजनेस बेचने को हम लिक्विडेशन बोलते हैं, है ना बेटा। और आप उस फंड को कहाँ यूज कर लो, द बेटर ऑल्टरनेटिव्स व्हिच यू आर फाइंडिंग, यू आर डायग्नोजिंग इन द मार्केट, है ना बेटा। प्रॉब्लम चिल्ड्रन, यहाँ पर आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, स्टार्स। इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, डाइवेस्टमेंट या जम के इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट्स। तो इन दोनों में तो हैवी इन्वेस्टमेंट करनी है बेटा, इसमें हमें ना इन्वेस्टमेंट करनी ना डाइवेस्टमेंट, इसमें हार्वेस्टिंग करनी। क्या करनी है, इसमें डाइवेस्टमेंट करना है। तो ये डी फॉर डाइवेस्टमेंट हो गया बेटा, डी फॉर डॉग हो गया, है ना बेटा। कैश काउ में हमें हार्वेस्टिंग करनी है और यहाँ पे हमें इन्वेस्ट तो करना ही करना है, प्लस अपने होल्ड भी करनी है नंबर 1 पोजीशन को। यहाँ पे कुछ है ही नहीं नंबर 1 वाला, तो इन्वेस्ट करना है। क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। अब पेपर में कई बार ना 4 स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस पूछता है, तो फिर आपको स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस जो है बेटा वो वहां जो दिए हुए वो जरूर बताने हैं। ये वाली जो मैट्रिक्स है वो आप देख सकते हो कि हम बनाएं या ना बनाएं, डिपेंडिंग अपॉन, मान लो उसने 4 स्ट्रेटेजिक ऑप्शन पूछे और 2 ही नंबर में पूछ रखे हैं, तो फिर मैट्रिक्स बनाना फ्रूटफुल नहीं होगा, है ना बेटा। हालांकि अगर बड़ा क्वेश्चन है, लाइक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और फिर वो स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस पूछता है कि बताइए बीसीजी के हिसाब से स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस या 4 स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस कौन से हैं, तो सिर्फ इतना लिखना तो काफी नहीं है। 4 सेंटेंस के तो आपको वो 5 नंबर देने से रहा, फिर वहां पर आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है ना बेटा। लाइक आपसे शॉर्ट नोट पूछा बीसीजी मैट्रिक्स का, है ना बेटा। बीसीजी मैट्रिक्स जो होती है बेटा उसके और नाम क्या है, इसको ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स बोलते हैं। ग्रोथ शेयर क्यों बोलते हैं, एक तरफ क्या है मार्केट ग्रोथ रेट और दूसरी तरफ क्या है मार्केट शेयर, तो इसलिए इसको ग्रोथ और शेयर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको पोर्टफोलियो एनालिसिस का सबसे शानदार और सबसे सिंपलेस्ट टूल भी बोला जाता है ना बेटा। दिस इज अ वेरी सिंपल एनालिसिस एंड वेरी फेमस फॉर द प्रोडक्ट डिवीजंस। आप अपने प्रोडक्ट्स को, बिजनेस को डिवाइड कर दो एंड देन डिसाइड, इसको रिसोर्स एलोकेशन के अंदर भी यूज किया जाता है। इसके पहले पैराग्राफ में कीवर्ड है कि इसको रिसोर्स एलोकेशन में यूज करते हैं। रिसोर्स एलोकेशन 3 लेवल्स में से कहां आता है, फर्स्ट लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे आता है। तो ये कॉर्पोरेट लेवल के स्ट्रेटेजिक डिसीजंस में हेल्पफुल है। बट इस बीसीजी मैट्रिक्स को मैंने शरारती भी लिखा है ना बेटा, और मैंने कहा इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड है, तो वो हमें प्रॉब्लम समझनी है कि बीसीजी मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है। पेज नंबर 4.29, इज द बीसीजी मैट्रिक्स रियली हेल्पफुल। तो इन्होंने लिख रखा है हाँ ये बहुत अच्छी टेक्निक है, टूल है, बट सेकंड लाइन में ये बोल रहे हैं हाउएवर देयर आर सम प्रॉब्लम एंड लिमिटेशन विद दिस टेक्निक। ये डिफिकल्ट हो सकती है, ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है और कॉस्टली। ऐसा तब होगा जब आपके प्रोडक्ट्स बहुत सारे हो और उन 4 क्वाड्रेंट्स में आ ना रहे हो, ना बेटा, और आपके प्रोडक्ट बेटा इन 4 में से कहां जाए काफी कंफ्यूजिंग हो रहा हो, ना बेटा। जैसे आप केस स्टडी करेंगे ना तो वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि प्रोडक्ट स्टार में जाएगा या वाइल्ड कैट में जाएगा, ना बेटा। कई बार वो आपको स्टार और कैश काउ में चॉइस करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि ये मैटर जितनी आसान ऑन पेपर दिख रही है, रियल लाइफ में इसको अप्लाई करना इतना आसान होगा नहीं, ना बेटा। तो इसकी पहली बड़ी शॉर्टकमिंग क्या मैट्रिक्स की, डिफिकल्ट टू अप्लाई, टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली टू इंप्लीमेंट, ना बेटा। 5th लाइन में भी इसके डिसएडवांटेज दिए हुए हैं। इसमें बेटा लिटिल एडवाइस दी गई है, कौन सी प्लानिंग के लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए। इससे कंपनी बेटा बहुत ज्यादा एम्फेसिस यानी कि फोकस करने लग जाती है मार्केट शेयर ग्रोथ पर, या फिर वो उन्हीं मार्केट्स में एंटर करने का सोचती है जो अट्रैक्टिव है, और जो थोड़े प्रॉब्लमेटिक मार्केट्स है वहां पर एंटिटी एंट्री नहीं मारती, जबकि वहां पर एंट्री मारने से फायदा हो सकता है जहां पे प्रॉब्लम्स है, क्योंकि जहां पे प्रॉब्लम्स है वहीं पर उनका सॉल्यूशन देने वाला नंबर 1 बन जाएगा। और जो अट्रैक्टिव मार्केट्स है उसमें एंट्री करना हमेशा फायदेमंद नहीं होता। इससे आप अनवाइज एक्सपेंशन कर सकते हो। अनवाइज एक्सपेंशन का मतलब जैसे क्या हुआ, इन्होंने कहा स्टार में जम के इन्वेस्टमेंट करो, इन्होंने कहा इसमें जम के इन्वेस्टमेंट करो, क्या देख के कि मार्केट ग्रोथ रेट हाई है। जरूरी नहीं कि आज जिस मार्केट के में फ्यूचर में ग्रोथ रेट हाई दिख रही है वो आगे भी ग्रोथ करेगा। हो सकता है एकदम से कोई चेंज आ जाए, एकदम से कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आ जाए, एकदम से कोई पॉलिटिकल लीगल चेंज आ जाए, उस चीज पे बैन ही लग जाए, लॉ चेंज हो जाए, वॉर डिक्लेयर हो जाए, कोरोना टाइप का कोई पैंडेमिक रिपीट हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि इतना हैवी इन्वेस्टमेंट किया जाए। बट ये तो क्या कहते हैं, सारा पैसा निकाल के यहाँ से सारा पैसा निकाल लो, या तो पूरा बिजनेस ही बेच दो, यहाँ से जितना प्रॉफिट है निकाल के सारा यहाँ लगा दो। तो कई बार ये अनवाइज हो सकता है, और ये बहुत जल्दबाजी करते हैं इनको बुरा बताने की और इसको बहुत बुरा बताने की, जबकि फ्यूचर में इसको डाइवेस्ट करने के लिए हो सकता है आपको अच्छा खासा टाइम मिले और कैश काउ से भी आप बहुत सारे और साल तक बेनिफिट उठा सकते थे।
तो दिस कैन कोज अनवाइज एक्सपेंशन इनटू हॉट न्यू रिस्की वेंचर्स, और ये डाइवेस्टमेंट की भी बहुत जल्दी करता है। तो इसलिए हमने इसको कहा कि बीसीजी मैट्रिक्स इतनी अच्छी भी नहीं है ना बेटा, तो थोड़ी शरारती मैट्रिक्स है बेटा, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से अप्लाई करना है इन द प्रैक्टिकल लाइफ। ओके, चलो अभी बीसीजी मैट्रिक्स को दोबारा हम एक बार सम अप करते हैं। यहाँ पे कितने क्वाड्रेंट है? 4। ये कितने डायमेंशनल है? 2। वन इज वाई एक्सिस एंड सेकंड इज एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमने क्या लेना है? मार्केट ग्रोथ रेट। एक्स एक्सिस पे हमें क्या लेना है? मार्केट शेयर, है ना बेटा। और स्टार प्रोडक्ट लॉन्ग रन में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैश, और कैश का डॉलर, है ना बेटा। तो इसलिए आपको इस पे फोकस करना है ताकि आप नए स्टार डेवलप कर लो। क्या कर लो? ताकि अगर आपके पुराने स्टार बेटा फ्लॉप हो जाएं तो नए स्टार्स आपकी हेल्प करें, है ना बेटा। पेज नंबर 28 देखिए। स्टार आर द प्रोडक्ट जहां पे ग्रोथ हो रही रैपिड, हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको होल्ड करने के लिए अपनी पोजीशन, और हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए बेटा ग्रोथ के लिए, और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेंशन। कैश का बेटा लो ग्रोथ हाई मार्केट शेयर बिजनेस है, ये कैश काफी अच्छा जनरेट करते हैं, कॉस्ट इनकी बहुत कम है, इसमें आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल और इस्टेब्लिश्ड हो, और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसलिए कैश काउ को बेचना होता है? नहीं होता, नहीं होता। इनको होल्ड करना होता है और हार्वेस्ट करना होता है ना बेटा। चलो बेटा, क्वेश्चन मार्क्स में हम प्रॉब्लम चिल्ड्रन, वाइल्ड कार्ड जैसे नाम भी देख रहे हैं। इनमें बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन क्वेश्चन मार्क को अगर आज आपने अनअटेंडेड छोड़ दिया तो आप बाद में फ्यूचर में हाथ मलोगे, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर वहां पे नंबर 1 बन जाएंगे। और मार्केट ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, इसलिए आपको इसको कन्वर्ट करना ही चाहिए इसके अंदर, स्टार्स के अंदर, है ना बेटा। तो ये आपकी बीसीजी मैट्रिक्स है, पोर्टफोलियो एनालिसिस का सबसे सिंपल टूल है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में इसको अप्लाई करना मुश्किल हो सकता है। ऑन पेपर सिंपल है, प्रैक्टिकली इट कैन बी डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट एंड कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग एज वेल, है ना बेटा। और इसकी प्रेडिक्शंस गलत भी हो सकती है, तो इससे बहुत ज्यादा और बहुत तेज आप एक्सपेंशन कर सकते हो, जिसे इन्होंने अनवाइज एक्सपेंशन का, और बहुत जल्दबाजी में डाइवेस्टमेंट कर सकते हो, जिससे बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। इसी मैट्रिक्स को आगे डेवलप किया गया, इसी मैट्रिक्स का सेकंड वर्जन आया, उस वर्जन का नाम क्या बेटा? जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स। जनरल इलेक्ट्रिक बेटा वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी में से एक रह चुकी है, और जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने वर्ल्ड की सबसे फेमस कंसल्टिंग फर्म में से एक मैकेंजी के साथ मिलकर इस मॉडल को डेवलप किया। इस मॉडल का नाम क्या बेटा? 9 सेल मैट्रिक्स। क्या नाम है? 9 सेल मैट्रिक्स। और ये कौन सी लाइट्स पर बेस्ड है? ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर बेस्ड है। 9 सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स 2x2 की बजाय 3x3 की है ना बेटा। तो यहाँ पे 9 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 9 स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस आ गए, है ना बेटा। 9 सेल मैट्रिक्स को बेटा इन्होंने जब डेवलप किया तो इन्होंने यहाँ पे मार्केट शेयर लिया था ना बिजनेस बीसीजी मैट्रिक्स के अंदर, बोस्टन कंसल्टिंग वाले के अंदर, उसकी बजाय बेटर क्राइटेरिया लिया। इन्होंने मार्केट शेयर की बजाय बिजनेस स्ट्रेंथ को लिया, क्योंकि बिजनेस स्ट्रेंथ में सिर्फ मार्केट शेयर ही नहीं आता, बिजनेस स्ट्रेंथ में और भी बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो इसलिए ये कैसा कंसेप्ट है बेटा? वाइडर कंसेप्ट देन द बीसीजी। पेपर में क्वेश्चन भी आता है, Why general electric matrix is considered better than BCG? तो आपको लिखना होता है कि यार इन्होंने क्राइटेरिया थोड़ा सा नैरो ले रखा है। मार्केट शेयर इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया टू मेजर द बिजनेस स्ट्रेंथ, देयर आर नंबर ऑफ अदर क्राइटेरिया एज वेल, है ना बेटा। अब देखो पेज नंबर आपके 31 पर, मार्केट शेयर इज जस्ट वन ऑफ द एलिमेंट या वन ऑफ द ड्राइवर ऑफ बिजनेस स्ट्रेंथ। मार्केट शेयर के अलावा कितने सारे दे रखे हैं ना, मार्केट शेयर के अलावा क्या क्या दे रखा है? मार्केट शेयर की ग्रोथ रेट, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी कॉम्पीट करने की एबिलिटी, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, आपके पास कितने बढ़िया और शानदार टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी शानदार है, आपके कस्टमर्स की लॉयल्टी कितनी स्ट्रांग है, ये सब आपकी बिजनेस स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। आपकी कॉस्ट पोजीशन कितनी बढ़िया है, मैनेजमेंट कैलिबर कितना अच्छा है। तो मार्केट शेयर के अलावा मार्केट शेयर ग्रोथ रेट, प्रॉफिट मार्जिन, डिस्ट्रीब्यूशन की एफिशिएंसी, आपकी ब्रांड इमेज, आपकी एबिलिटी टू कॉम्पीट, आपके कस्टमर की लॉयल्टी, आपके प्रोडक्शन की कैपेसिटी, ये सब आपकी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। तो हम कह सकते हैं बीसीजी मैट्रिक्स ने गलती क्या की? इसने सारे फैक्टर कंसीडर किया, ओनली वन फैक्टर। इसने सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके फिर बिजनेस स्ट्रेंथ जैसे वाइडर कंसेप्ट को यूज करके फिर अपने मैट्रिक्स को डेवलप किया, है ना बेटा। और बिजनेस स्ट्रेंथ के अंदर आप मार्केट शेयर के अलावा मार्केट शेयर की ग्रोथ रेट, प्रॉफिटेबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप और आपके कस्टमर लॉयल्टी, ब्रांड इमेज,
मैनेजमेंट का कैलिबर, कॉस्ट पोजीशन, एबिलिटी टू फाइट या कॉम्पीट, बहुत सारे और फैक्टर्स को भी कंसीडर करे बैठते हैं। ऐसे इन्होंने यहाँ पे मार्केट ग्रोथ रेट को लिया बीसीजी वालों ने, जबकि इन्होंने क्या लिया, मार्केट की अट्रैक्टिवनेस को, इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस को। मार्केट की ग्रोथ रेट इज वन ऑफ द अट्रैक्शन, नॉट द ऑल अट्रैक्शन, जबकि एक मार्केट के अंदर और भी अट्रैक्शन होती है जो आपको उस मार्केट की तरफ खींचती है। जैसे मार्केट का साइज, मार्केट का साइज जितना बड़ा होगा, यानी कि ब्रेड का साइज जितना बड़ा होगा, उसको हम तोड़ेंगे तो उसका बड़ा टुकड़ा हमारे हाथ में आ सकता है। इट्स लाइक कि रूम जितना बड़ा लड्डू है बेटा, और उसका 1/10वां हिस्सा हमें मिलना है, तो नॉट बैड, डन बेटा। तो मार्केट अट्रैक्टिवनेस में और क्या आएगा बेटा, नंबर 1 साइज ऑफ द मार्केट। अब मार्केट के अंदर बेटा कंपटीशन बहुत कम है, तो ये भी तो अट्रैक्टिवनेस है, जिसको बीसीजी ने तो कंसीडर ही नहीं किया, इसको इसने कंसीडर किया मार्केट अट्रैक्टिवनेस के अंदर, डन बेटा। मार्केट के अंदर सरकार बहुत अच्छी है, सरकार ने क्या कर रखा है, एक जने ने पेटेंट विकसित किया, एक जने ने बेटा कोई टेक्नोलॉजी विकसित की, सरकार ने वो खरीद के सब में बांट दी, है ना बेटा, जिसे हर कोई स्टार्टअप ला सकता है ना बेटा। इस टाइप की मार्केट है, तो वो अट्रैक्टिव होगी ना, क्योंकि वहां पर आपको डर नहीं रहा। एक जना भी टेक्नोलॉजी विकसित करेगा तो सरकार उसके पैसे चुका के वो टेक्नोलॉजी उस एक के पास ही रहने देगी, सबको बांट देगी। किसी इनोवेशन करने वाले को भी नुकसान नहीं हुआ और टेक्नोलॉजी सबको मिल गई, तो कंट्री के अंदर फास्ट ग्रोथ होगी और मार्केट बहुत तेजी से ग्रो करेगा, है ना बेटा। तो मार्केट अट्रैक्टिवनेस में मार्केट की ग्रोथ रेट इज वन ऑफ द फैक्टर। इसके अलावा साइज ऑफ द मार्केट, इंडस्ट्री की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, कंपटीशन कितना कम है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, यस, प्राइसिंग ट्रेंड अपवर्ड होने चाहिए, ओवरऑल रिस्क कम होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी फॉर डिफरेंशिएशन यस होनी चाहिए, डिमांड का वेरिएबल नहीं होना चाहिए, और सेगमेंटेशन करना पॉसिबल होना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर के लिए वेरियस और वाइब्रेंट मेथड्स पॉसिबल होने चाहिए, लाइक डायरेक्ट मार्केटिंग भी पॉसिबल है, रिटेल भी पॉसिबल है, होलसेल भी। जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे मार्केट के अंदर उतनी अट्रैक्टिव होगी, जितना एक ही ऑप्शन होगा उतनी लड़ाई मचेगी और नुकसान होगा, ना बेटा। अब देखो, अगर आप चाहते हो कि मार्केट अट्रैक्टिव हो, साइज कैसा होना चाहिए, बढ़िया बड़ा, इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, बढ़िया, कंपटीशन क्या होना चाहिए, कम, टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी यस, प्राइसिंग ट्रेंड कैसे होने चाहिए, अपवर्ड, ओवरऑल रिस्क कैसा होना चाहिए, लो, अपॉर्चुनिटी फॉर डिफरेंशिएशन यस, डिमांड वेरिएबल नो, सेगमेंटेशन यस, और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वैरायटी ऑफ टाइप का, है ना बेटा। अगर ये सारे फैक्टर किसी ने कंसीडर किए तो वो है 9 सेल मैट्रिक्स, है ना बेटा। इसलिए 9 सेल मैट्रिक्स बहुत फेमस है, और पेपर में बेटा 9 सेल मैट्रिक्स आएगी तो आपको ये फैक्टर लिखने पड़ेंगे, है ना बेटा। आप सोचो बस मैं मैट्रिक्स बनाया हूं और वो फैक्टर्स ना लिखो, कोई नंबर नहीं देगा, 5 नंबर, है ना बेटा। 5 में से एक नंबर 1.5 नंबर ही देंगे आपको, है ना बेटा। तो 5 में से चाहिए ना 5 नंबर, तो मार्केट अट्रैक्टिवनेस के सारे फैक्टर लिख के आने बेटा, ऐसे ही बिजनेस स्ट्रेंथ के भी सारे फैक्टर लिख के आने बेटा, तब जाके मार्क्स मिलेंगे। जल्दबाजी में अगर आप पढ़ रहे हो और आप सोच रहे हो कि हम एसएम को इग्नोर करेंगे बेटा, तो आपको नुकसान होगा। वैसे भी डिपेंड करता है, कई बच्चे एसएम का पेपर पहले करते हैं पेपर में जाके, क्योंकि एसएम में थ्योरी के पॉइंट है, उसके भूलने का डर ज्यादा होता है, तो पहले एसएम को कर देना चाहिए, है ना बेटा, ताकि हम उसके थ्योरी पॉइंट जो थोड़ा सा क्रैम करके जाते हैं पेपर से पहले, सुबह सुबह एसएम पढ़ने का बहुत फायदा होता है, क्योंकि सेम डे आपने जाके उसको गल दिया, है ना बेटा, तो बढ़िया रहता है। चलो बेटा, अब देखो, जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स, ट्रैफिक लाइट मॉडल, और इसको क्या बोलते हैं, बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक्स। अब पेपर में बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक्स पर एमसीक्यू आ गया, क्वेश्चन आ गया, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 9 सेल मैट्रिक्स का एक दूसरा नाम है, क्योंकि ये नाम तो याद रहेगा सबको, इसमें गड़बड़ मचती है ना बेटा। ऐसे ही बीसीजी मैट्रिक्स तो सबको याद है, बट ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स भी याद होना चाहिए आपको, है। चलो, इसमें ग्रीन लाइट जो है वो पहले 3 में है ना बेटा, उसके बाद येलो या एम्बर है, और उसके बाद रेड लाइट है। रेड लाइट क्या डिनोट करती है, यू शुड कंसीडर डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन, रिट्रेंचमेंट, हार्वेस्ट, है ना बेटा। और ग्रीन लाइट क्या सजेस्ट करती है, शुड इन्वेस्ट मोर, जम के इन्वेस्टमेंट करो और एक्सपेंड करो। ये स्टार या क्वेश्चन मार्क टाइप के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, ये डॉग टाइप के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो येलो एक इसको कैश का उसको, तो ये तो डॉग्स हो गए बेटा, इनमें डाइवेस्टमेंट करना चाहिए आपको। यू शुड कंसीडर डाइवेस्टमेंट, जरूरी नहीं अभी करो, बट यू कैन कंसीडर। ऊपर वाले प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कहां करते हैं, स्टार्स एंड क्वेश्चन मार्क में, और ये येलो जो है ये किसको रिप्रेजेंट करिए, कैश का। ना तो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेलेक्टिव अर्निंग करेंगे। क्या करेंगे बेटा, सेलेक्टिव अर्निंग करेंगे, है ना बेटा। मॉड्यूल के अंदर पेज नंबर 32 देखते हैं आपका।
If a product falls in the green section, then the business is at very advantageous position. आपको benefits को अगर reap करना है, benefit उठाना है, तो आपको जम के investment करना चाहिए in the green section. अगर आपका product बेटा yellow zone में है, तो आपको cautious रहना होगा, yellow indicate caution, और आपको discretion use करनी होगी कि मैं क्या करूं, कि मैं कितना इन्वेस्टमेंट करूं, कितना डिसइन्वेस्टमेंट करूं, और आपको लगता है दोनों ही ठीक नहीं है, तो आप सेलेक्टिव अर्निंग कर सकते हो. रेड जोन में आपको लॉस होंगे, लॉस हो रही हैं और आपके लिए बचना मुश्किल है, तो रिट्रेंचमेंट, डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन इज द बेटर ऑप्शन. दिस मॉडल इज सिमिलर टू बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, बट इसमें डिफरेंस है. पहली बात तो इन्होंने मार्केट अट्रैक्टिवनेस को लिया है, जो मार्केट ग्रोथ रेट से बेटर डायमेंशन है और ब्रॉड रेंज ऑफ फैक्टर्स को इंक्लूड करता है. सेकेंडली इन्होंने कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को यूज किया है रादर देन मार्केट शेयर, जो अगेन एक वाइडर फैक्टर है और जो बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर कर रहा है. तो बीसीजी के मुकाबले ये बेटर मैट्रिक्स है, डेवलप्ड बाय जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी विद द फेमस कंसल्टिंग फर्म मैकेनिच. उसके बाद हमारे पास है बेटा आइगोर आंसोफ, है ना बेटा. आइगोर आंसोफ की ये जो एक्सपेंशन मैट्रिक्स है, एक्सपेंशन ग्रिड है, इसको प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड के नाम से भी जानते हैं. इसके नाम से, क्योंकि एक तरफ क्या है प्रोडक्ट और दूसरी तरफ क्या है मार्केट, है ना बेटा. तो इसलिए इसको हम प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड के नाम से भी जानते हैं. ये 2x2 की है बेटा. इसमें दो आपके क्वाड्रेंट है बेटा, वो आपके डील करते हैं विद द ओल्ड प्रोडक्ट इन द ओल्ड मार्केट एंड द न्यू प्रोडक्ट इन द ओल्ड मार्केट. और दो क्वाड्रेंट में बेटा आपकी न्यू मार्केट है, वेदर द प्रोडक्ट इज ओल्ड और वेदर द प्रोडक्ट इज न्यू. पहले स्ट्रेटेजिक ऑप्शन को हम नाम देते हैं मार्केट पेनिट्रेशन. इसके अंदर आपको एग्जिस्टिंग मार्केट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से ही ज्यादा सेल्स हासिल करनी है. एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उसमें कैसा चेंज कर सकते हैं, थोड़ा, क्या चेंज नहीं करना, मेजर थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो ताकि वो ओल्ड प्रोडक्ट ही रहे. जैसे हल्का बहुत पैकेजिंग चेंज कर दी, पैकेट का कलर चेंज कर दिया, हल्का बहुत, लेकिन कोई कंप्लीट इन्वेंशन नहीं होना चाहिए ना बेटा. तो टोटल न्यू प्रोडक्ट के बजाय हल्का बहुत एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में वेरिएशन कर सकते हो. और मार्केट भी एग्जिस्टिंग है, तो यहां पर आप कैसे डीप पेनिट्रेट कर सकते हो, तो प्राइस कम रखो. प्राइस क्या कर दो, कम. प्राइस को कम करने से आप सेम मार्केट में डीप चले जाओगे, है ना बेटा, और बहुत सारे लोगों को सर्व कर पाओगे. दूसरा, एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के अलावा आपको एग्रेसिव प्रमोशनल टेक्निक्स भी यूज करनी है, यानी कि जम के एडवर्टीजमेंट करना है अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ग्रोथ का पोटेंशियल अभी बाकी है ना बेटा. और एक इन्होंने बताया हुआ है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के क्या बताने, ज्यादा यूजेज बताने टू द एग्जिस्टिंग कस्टमर, सो दैट दे कैन बाय द प्रोडक्ट ट्वाइस थ्राइस रादर देन वंस, है ना बेटा. इसमें आप जो आपकी टूथपेस्ट है उनका एग्जांपल ले सकते हो. वो सिखाते हैं ना कि हर 6 घंटे बाद करो बेटा, तो इस चीज से उनका बेटा प्रोडक्ट 4 गुना ज्यादा कंज्यूम होने लग जाएगा, 4 गुना यूज होने लग जाएगा. प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आप क्या करते हो, कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से काफी डिफरेंट हो सकता है और हल्का बहुत मिलता जुलता भी हो सकता है, बट इट्स अ न्यू प्रोडक्ट, है ना बेटा. न्यू प्रोडक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हैवी एक्सपेंडिचर फर्स्ट ऑन R&D और फिर उसकी एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, है ना बेटा. और लोगों को बताना पड़ेगा कि अब हमारी कंपनी इस बिजनेस में भी आ गई है. अब जैसे मान लो कि सैमसंग कंपनी अभी क्या बेचती है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह. सैमसंग कंपनी बेटा नमक बेचने लग जाए, तो फिर बेटा उसको फिर बताना पड़ेगा ना, अब हम नमक बेच रहे हैं और हमारा नमक टाटा के नमक से बेहतर कैसे है ना बेटा. और लोग टाटा का नमक छोड़ के सैमसंग का नमक क्यों खाए, है ना बेटा. तो सोचने वाली चीजें हैं. तो R&D करना पड़ेगा, एक्सपर्टीज लेनी पड़ेगी और एडवर्टीजमेंट से कन्विंस करना पड़ेगा. इसमें आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, बट कौन सी मार्केट में, तो इसलिए इसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बजाय मार्केट डेवलपमेंट. एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट में ले जाने के लिए आपको नई मार्केट्स एक्सप्लोर करनी होगी जहां पर आपका प्रोडक्ट कामयाब हो सकता है. हो सकता है आपको प्रोडक्ट में भी हल्के बहुत चेंज करने पड़ जाए नई मार्केट के हिसाब से, है ना बेटा. डाइवर्सिफिकेशन, इसमें हम क्या उतारेंगे, न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट. और डाइवर्सिफिकेशन 2 टाइप के होते हैं, रिलेटेड और अनरिलेटेड. रिलेटेड को हम कॉन्सेंट्रिक या कोजेंट्रिक बोलते हैं और अनरिलेटेड को कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन. एक चीज इसमें कॉमन है दोनों में, रिस्क, है ना बेटा. ये सबसे रिस्की प्रोफाइल है. इन तीनों को इंटेंसिफिकेशन बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन, है ना बेटा. अब देखो बेटा, ये जो आपकी 4 एक्सपेंशन स्ट्रेटेजीज है ये बहुत ज्यादा यूजफुल है
और ये बहुत ज्यादा यूजफुल तब है जब आपको मार्केट में ग्रोथ का पोटेंशियल नहीं दिख रहा है, दिख रहा है या तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में दिख रहा है या एग्जिस्टिंग मार्केट में दिख रहा है या दोनों में दिख रहा है या फिर न्यू प्रोडक्ट और न्यू मार्केट में दिख रहा है। पेज नंबर 4.24, market penetration is a growth strategy where the business focus on selling existing product into existing market, और आपको मोर सेल्स करनी है प्रेजेंट कस्टमर्स को विदाउट चेंजिंग द प्रोडक्ट इन एनी मेजर वे, और प्रोडक्ट को आपको ज्यादा चेंज नहीं करना है। पेंट्रेशन के लिए आपको एडवर्टीजमेंट पर्सनल सेलिंग पे जम के खर्चा करना होगा। मैच्योर मार्केट के अंदर अच्छा तरीका है बेटा एग्रेसिव प्रमोशनल कैंपेन्स, जम के डिस्काउंट, कैशबैक, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। ये बेटा कॉम्पिटिटर के लिए मार्केट को क्या बना सकती है, अनअट्रैक्टिव। इससे हो सकता है कॉम्पिटिटर मार्केट को छोड़ के भाग जाए और फिर हम मोनोपोली में आ सकते हैं। Penetration is also done by effort on increasing usage by the existing customer। एग्जाम्पल हम बाद में डिस्कस करेंगे इसका। फिर हम मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को न्यू मार्केट्स में उतारते हैं। इसमें एक राहत क्या है आपको कि प्रोडक्ट तो सेम है। जैसे हमें सीए पढ़ाना है, राजस्थान में जाके पढ़ाना है, तो मान ली एक चीज तो बड़ी आसान है कि हमें कोई नई मतलब स्ट्रेटेजीज बनाने की जरूरत नहीं है कि टीचिंग मेथड्स कैसे डेवलप करें, ना बेटा। बस वहां पे हमें नई मार्केट में पॉपुलर होने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि लोग हमें जाने, ना बेटा। तो आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे और डेवलप करना है न्यू ज्योग्राफिकल मार्केट फॉर योर करंट प्रोडक्ट्स। इसके लिए आपको न्यू ज्योग्राफिकल मार्केट्स में कूदना है। प्रोडक्ट में हल्का बहुत चेंज करना पड़ सकता है, पैकेजिंग वगैरह राजस्थानी रंग में रंग देंगे बेटा उसको। न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स उतारने पड़ सकते हैं बेटा वहां पर आपको, और थोड़ा प्राइसिंग कम करनी पड़ सकती है वहां राजस्थान में जाने के बाद, और न्यू मार्केट सेगमेंट्स को वहां पर आपको ढूंढना होगा, ना बेटा। चलो उसके बाद बेटा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम नए प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। क्या करते हैं, और ये नए प्रोडक्ट या तो ऑल टुगेदर न्यू होते हैं या फिर ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से काफी हद तक मॉडिफाइड या डिफरेंट होते हैं, ना बेटा। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है सेकंड लाइन में, इट्स अ स्ट्रेटेजी जिसमें हम स्टार्टअप करते हैं या फिर खरीद लेते हैं। स्टार्टअप करने का मतलब होता है इंटरनल और खरीद लेने का मतलब होता है एक्सटर्नल। बिजनेस आउटसाइड द कंपनीज करंट प्रोडक्ट एंड मार्केट, और उस बिजनेस को हम जो खरीदते हैं उसका करंट प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं होता, करंट मार्केट से भी कोई लेना देना नहीं होता, ना बेटा। अब जैसे टाटा कंपनी जाकर विदेश में, अमेरिका में ऐसी कंपनी खरीदे जो टाटा के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से काफी अलग है, और टाटा का वहां पर कोई पहले से बेस भी नहीं है, और वो अमेरिका में व्यापार करे उस प्रोडक्ट का, वो इंडिया में चलता भी नहीं है मान लो प्रोडक्ट, तो वो डाइवर्सिफिकेशन होगा, ना बेटा। इसके लिए काफी डिफरेंट क्या चाहिए बेटा, स्किल सेट, और आपके पास इन चीजों का क्या नहीं है बेटा, एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये काफी रिस्की प्रोफाइल रहेगा बेटा। लास्ट पैराग्राफ में इसमें लिखा हुआ है कि मार्केट कंडीशन चेंज होती रहती है, डायनामिक इन्वायरमेंट है, इसलिए आपकी ग्रोथ स्ट्रेटेजीज भी चेंज होती रहती है बेटा। अगर आपको लगता है आपकी प्रेजेंट मार्केट फुल्ली सैचुरेट हो चुकी है, क्या हो चुकी है, तो उसमें पेनिट्रेशन करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप उसको फुल्ली कवर कर चुके हो। तो फिर पेनिट्रेशन जब पॉसिबल नहीं है तो आपके पास ऑब्वियस ऑप्शन बचेंगे क्या बेटा, या तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट या मार्केट डेवलपमेंट या डाइवर्सिफिकेशन, है ना बेटा। तो आपकी स्ट्रेटेजी हमेशा सेम नहीं रहेगी, और स्ट्रेटेजी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। अब इन्होंने गुच्ची का एग्जांपल दिया है बेटा, ये यूरोपियन लग्जरी ब्रांड है क्लॉथिंग का, तो अगर ये यूरोप का ब्रांड और यूरोप में ही बेचे और अपने लग्जरी क्लॉथ्स पे रहे तो ये मार्केट पेनिट्रेशन हो गया, और उसमें नए नए तरीके ढूंढे यूरोप के अंदर अपनी सेल्स बढ़ाने के, है ना बेटा। अभी यूरोप से बाहर निकला, चाइना में आ गया, कहां पर आ गया, मार्केट डेवलपमेंट में इन्होंने एग्जांपल दिया, गुच्ची ने चाइना में आकर अपने लग्जरी प्रोडक्ट्स को ही बेचा है। किसको बेचा है, लग्जरी क्लॉथिंग को ही। तो प्रोडक्ट सेम हो गया बट मार्केट नहीं हो गई, वहां पे आपको प्राइसिंग चेंज करनी पड़ सकती है क्योंकि नई मार्केट, जैसे उन्होंने कहा ना कि आप बस ये राजस्थान में जाएंगे तो अपने को प्राइस क्या करने पड़ सकते हैं, कम करने पड़ सकते हैं वहां पे, है ना बेटा। चलिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे गुच्ची का जो प्रोडक्ट था वो था लग्जरी क्लॉथ्स, वो किस में चली गई, कैजुअल क्लॉथिंग। मार्केट सेम है, मार्केट सेम का मतलब न्यू प्रोडक्ट इन द सेम मार्केट, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कैजुअल क्लॉथिंग बेचना उसने शुरू किया यूरोप में, कैजुअल क्लॉथिंग बेचना शुरू किया, तो वहां पे डिफरेंट सेट ऑफ कस्टमर्स आएंगे, पहले वाले से काफी अलग कस्टमर्स आएंगे, है ना बेटा। पहले प्राइस इनसेंसिटिव कस्टमर्स आ रहे थे, अब प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स आएंगे, क्योंकि पहले लग्जरी क्लॉथ्स में थी, अब किस में आ गई, कैजुअल क्लॉथ्स में।
और वो एकदम से चाइना में पहुंच जाए, वो भी सीधा कैजुअल क्लॉथ लेकर, उसको लगता है चाइना में प्रीमियम क्लॉथ की बजाय मैं किस पे पहुंच जाऊं, कैजुअल क्लॉथ पे, और उसने पहले कहीं पे उतारे नहीं थे कैजुअल क्लॉथ, तो सीधा पहुंच जाए वहां पर, है ना बेटा। तो ये काफी न्यू एक्सपीरियंस रहेगा उसके लिए, है ना बेटा, जो काफी रिस्की, काफी रिवार्ड गिविंग दोनों ही हो सकता है। लास्ट आपकी मैट्रिक्स जो यहाँ पे गिवन है वो काफी बड़ी मैट्रिक्स है, 4/5। तो इसमें कितने ऑप्शन हो जाएंगे, 20 स्ट्रेटेजिक ऑप्शन हो जाएंगे। सबको तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे हम, और पेपर में कोई ज्यादा पूछता भी नहीं है वो ऑप्शन। आर्थर डी लिटल, है ना बेटा, की बनाई हुई मैट्रिक्स है, जिसके ऊपर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमने क्या लिया हुआ है, इंडस्ट्री की मैच्योरिटी स्टेज, प्रोडक्ट की मैच्योरिटी स्टेज, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल लिया हुआ है हमने। सबसे पहले प्रोडक्ट कौन सी स्टेज में होता है, इंट्रोडक्शन या एम्ब्रॉयडरी, फिर फास्ट ग्रोथ में आता है, फिर स्लो ग्रोथ यानी मैच्योरिटी में, और फिर डिक्लाइन यानी कि एजिंग में आता है ना बेटा। ये तो ही हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड एग्जाम क्वेश्चन में से एक है ना। इसमें क्या लेते हैं आपका, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, क्या लेते हैं, कॉम्पिटिटिव पोजीशन। देखो बेटा, आर्थर डी लिटल वाली मैट्रिक्स की कॉम्पिटिटिव पोजीशन 4.27 पे अच्छे से वेल एक्सप्लेन्ड है। सबसे शानदार, सबसे जानदार पोजीशन होती है डोमिनेंट, जिसमें बेटा आपका मार्केट में सिक्का चलता है और आपकी बेटा जम की स्ट्रॉन्ग हवा है, इतनी स्ट्रॉन्ग हवा बेटा कि इसने सारे कॉम्पिटिटर को उड़ा के फेंक दिया है ना बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, रेयर मार्केट पोजीशन। क्या बोलते हैं, जो आपको मोनोपोली या फिर किसी स्ट्रॉन्ग आईपीआर या प्रोटेक्टेड एंड स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप की सहायता से ही मिल सकती है ना बेटा। या तो सरकार आपके साथ है या फिर आईपीआर आपके हाथ है ना बेटा। कुछ ऐसा है जिससे आपके पास क्या है बेटा, मोनोपोली सिचुएशन। तो इसको हमने मॉड्यूल में देखा, क्या लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग एंड द प्रोटेक्टेड लीडरशिप, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप। सेकंड पोजीशन है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग में आपके पास काफी अच्छी हद तक फ्रीडम है क्या लेने की बेटा, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने की। लेकिन यहां पर आपको अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है ना बेटा, वो आपको कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर, इन्होंने लिखा है बाय वर्च्यू ऑफ स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपको कंसीडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगी, जिससे कि आप अपनी स्ट्रेटेजी अपने मर्जी से चूज कर पाएंगे और आपकी मार्केट पोजीशन को कोई खास खतरा नहीं है किसे, अपने कॉम्पिटिटर से। थर्ड पोजीशन है आपकी फेवरेबल। फेवरेबल के अंदर मार्केट फ्रेगमेंटेड होती है, फ्रेगमेंटेड का मतलब बटी हुई होती है और कोई क्लियर लीडर नहीं होता। नो वन कंपिटिटर स्टैंड आउट क्लियरली, कोई भी कॉम्पिटिटर बेटा यहाँ पर ऐसा नहीं है कि डोमिनेंट है, स्ट्रॉन्ग है, सब बराबर बराबर से है। तो यहाँ पे जम के मारकाट मचेगी ना बेटा। तो फेवरेबल के अंदर, मार्केट के अंदर फ्रेगमेंटेशन है, सेगमेंटेशन है, सबकी मार्केट बराबर बराबर सी है, कोई भी कॉम्पिटिटर स्टैंड आउट नहीं कर पा रहा क्लियरली कि वो नंबर 1 है। तो यहाँ पे आपको कैसी डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगी, रीजनेबल बट कंसिडरेबल नहीं ना बेटा। टेनेबल, टेनेबल में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो और थोड़ा थोड़ा कर भी रहे हो, बट आपको अभी खतरा बहुत है, खतरा बहुत है, इसलिए इन्होंने वर्ड क्या यूज किया है, वल्नरेबल है ना बेटा। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग और प्रोएक्टिव कॉम्पिटिटर है वो आपको बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वल्नरेबल वर्ड इन्होंने यूज किया है। वीक में आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अनसेटिस्फैक्टरी है, बट चांसेज ऑफ इंप्रूवमेंट आर देयर, यू कैन वर्क हार्ड है ना बेटा। इस टाइप के 5 ऑप्शन किसने दिए बेटा, आर्थर डी लिटल। अब देखो बहुत सारे इनके ऑप्शंस निकलते हैं, उसमें वीक में नॉर्मली आपको क्या करना चाहिए, नीचे ढूंढना चाहिए। क्या ढूंढना चाहिए, नीचे। और टेनेबल में नीचे को जो आपने वीक पोजीशन के दौरान ढूंढा था, सर्व किया था, उसको सर्व करना जारी रखना है और साथ में फोकस करना है। क्या करना है, फोकस बिजनेस स्ट्रेटेजी को यूज करना है। उसके बाद फेवरेबल में फोकस के साथ साथ नया ऑप्शन क्या आपको स्क्रॉल करना है, डिफरेंशिएशन। स्ट्रॉन्ग में डिफरेंशिएशन के साथ नया ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा, फास्ट ग्रोथ। और डोमिनेंट में आपको क्या करना है, बिल्ड स्ट्रॉन्ग बैरियर कि कोई आपके आसपास ना आ पाए, पोस्ट लीडरशिप हासिल करनी है और एक्ट करना है ऑफेंसिवली, बहुत बुरी तरह आपको बिहेव करना है अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ, किसी भी हाल में उनको अपने से आगे निकलने नहीं देना, हैवी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, फास्ट ग्रो करना है ना बेटा। हालांकि ये सब जो ऑप्शंस मैंने दिए हैं फर्स्ट 2 स्टेज के हिसाब से दिए, यानी कि प्रोडक्ट किसमें है, अभी इनिशियल स्टेज में या ग्रोथ में है, और मैच्योरिटी में भी आप ये यूज कर सकते हो। लेकिन डिक्लाइनिंग में आपको मोस्टली क्या यूज करना चाहिए, डाइवेस्टमेंट, हार्वेस्टिंग, कंसीडर विड्रॉल, इस टाइप के ऑप्शंस यूज करने चाहिए, है ना बेटा। तो ये आपकी 4 मैट्रिक्स होगी। सबसे पहली कौन सी डील की हमने, बीसीजी मैट्रिक्स सिंपल है,
बट इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना, इंप्लीमेंट करना डिफिकल्ट पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली है ना बेटा। बीसीजी मैट्रिक्स के अंदर क्वेश्चन मार्क का दूसरा नाम क्या था? इसको लेफ्ट अनअटेंडेड नहीं रखना, क्योंकि मॉड्यूल में एक लाइन है, क्वेश्चन मार्क इफ लेफ्ट अनअटेंडेड विल बिकम कैश ट्रैप। आपने जो यहाँ पे पैसा लगा रखा था वो सारा बर्बाद हो जाएगा बेटा, डन है। और क्वेश्चन मार्क में बहुत अच्छा पोटेंशियल है स्टार बनने का, तो आपको अपनी वीकनेस को ओवरकम करके, हैवी इन्वेस्टमेंट करके और इसको स्टार में कन्वर्ट करना है। और आपके पुराने स्टार्स के भरोसे नहीं रहना, क्योंकि वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कैश, डन है बेटा। कैश काउ डॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। कैश काउ में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हमारी? हार्वेस्टिंग, यानी कि जनरेट द शॉर्ट टर्म कैश इररिस्पेक्टिव ऑफ द लॉन्ग टर्म इफेक्ट। डॉग में डाइवेस्टमेंट होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और इसमें इन्वेस्टमेंट होल्ड, जिसको हम बोल सकते हैं बिल्ड प्लस होल्ड। हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहाँ पे मार्केट शेयर को रिप्रेजेंट करती है, जो कि एक नैरो क्राइटेरिया है, जबकि 9 सेल मैट्रिक्स में हमने क्या यूज किया? बिजनेस ट्रेंड, जो कि एक बेटर क्राइटेरिया है। यहाँ पे इन्होंने वर्टिकल एक्सिस में यूज किया मार्केट ग्रोथ रेट, जो कि एक नैरो क्राइटेरिया। यहाँ पे हमने यूज किया मार्केट अट्रैक्टिवनेस। मार्केट अट्रैक्टिवनेस के अगर आप 5-6 फैक्टर डिस्कस करें तो एक तो यही हो गया मार्केट ग्रोथ रेट, एक साइज ऑफ द मार्केट, एक ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है, रिस्क कैसा है, कंपटीशन कैसा है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं है, डन है बेटा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, प्राइसिंग का ट्रेंड कैसा है, सेगमेंटेशन पॉसिबल है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वैलिड और अलग अलग टाइप का है क्या बेटा, और इसके अंदर बेटा जो ग्रोथ का पोटेंशियल है वो क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। बिजनेस स्ट्रेंथ में आप क्या देख सकते हैं? हमारा एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर, उसकी ग्रोथ रेट कितनी अच्छी है, और प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कितनी अच्छी है, आपकी टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप कितनी अच्छी है, आपके पास कस्टमर लॉयल्टी है क्या, ब्रांड इमेज है क्या, और मैनेजमेंट कैलिबर वाली है क्या आपके पास, और आपकी एबिलिटी टू कॉम्पीट ऑन प्राइसिंग एक्सेट्रा, और कॉस्ट पोजीशन कैसी है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे आपको याद रखने हैं। Developed by GE company with the McKinsey and wider concept than BCG traffic light model, 9 cell matrix, और ये 3x3 की मैट्रिक्स है। ये सारी की सारी 2 डायमेंशनल है क्या बेटा? 2 डायमेंशनल। हाँ, क्वाड्रेंट्स अलग अलग है 2 डायमेंशनल, 2 ही एक्सिस यूज किए हैं हमने, ना बेटा। ये 3D मॉडल नहीं है, 4D मॉडल नहीं है, ना बेटा। तो ये 2D है सारे के सारे। आइगोर आंसोफ में आपके एक्सपेंशन के 4 तरीके हैं, इसमें आपको सबसे कम एफर्ट लगेगा, इसमें सबसे ज्यादा, इसके अंदर इसमें सबसे ज्यादा है। इसके अंदर R&D पे ज्यादा खर्चा होगा, और इसके अंदर आपको न्यू मार्केट्स ढूंढनी होगी, और न्यू मार्केट्स के अंदर बेटा एडवर्टीजमेंट करके अपने प्रोडक्ट को पॉपुलराइज करना होगा, है ना बेटा। और आर्थर डी लिटल की जो मैट्रिक्स है उसमें ये 5 कॉम्पिटिटिव पोजीशन याद रखनी है आपको। डोमिनेंट का मतलब रेयर एंड एक्ट ऑफेंसिवली, स्ट्रॉन्ग का मतलब कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम, फास्ट ग्रो, डिफरेंशिएट। फेवरेबल का मतलब फ्रेगमेंटेड मार्केट है, फोकस प्लस डिफरेंशिएट। टेनेबल का मतलब वल्नरेबल हो, फोकस प्लस होल्ड द नीशे। और वीक में बेटा अनसैटिस्फैक्टरी पोजीशन है, फाइंड एंड होल्ड एंड सर्व द नीशे। इतना काम करना है बेटा आप सभी को ना। थैंक यू।